Good evening, students. Good evening, everyone. Okay, so all right, the students सब join हो गए हैं. Without any further delay, let's start the class. Yes, I hope you all had your lunch. है ना? Lunch तो सबने खा लिया होगा. चलो बढ़िया. So we're going to start the class now. अगर कुछ भी आपको doubt होगा तो बीच में आप पूछ सकते हो. My chat box will be always active. ठीक है? So as you know, we have started this chapter. Yes, good evening, Pragna. हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी का करना सोचा था क्योंकि आपके ईआईटी सिलेबस में भी पहले प्लांट फिजियोलॉजी है, फिर एनिमल फिजियोलॉजी. आपके स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, पहले प्लांट फिजियोलॉजी फिर एनिमल फिजियोलॉजी. आप खुद पढ़ते हो पहले प्लांट फिर एनिमल. मैंने क्या सोचा कि प्लांट के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए कम टाइम मिलता है. ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, आप प्लांट फिजियोलॉजी वैसे भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैं ना एनिमल पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, तो दोनों चीजें के लिए आपको रिवीजन टाइम अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहला चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया है. ऑल राइट, सो हमने एक क्लास खत्म कर लिया है. तो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है इन द लास्ट क्लास, व्हाट वी हैव स्टडीड. हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था बेटा? We have studied that, okay, breathing and respiration are different. Okay, so respiration means it involves the breakdown of complex food into the simpler particles by release of energy in the form of ATP. That is respiration. Breathing is a physical process. Breathing is a physical process where inhalation and exhalation process is involved. ठीक है, फिजिकल होता है, हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं. रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. वहां पे एटीपीस रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स थे वो सिंपलर हो गए. तो उससे क्या होगा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी वर्क होगा, वहां पे भी एटीपीस मिलेंगे. सो वन थिंग यू कैन से दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन मिलती है ब्रीदिंग से. तो इसीलिए यू कैन से इट एज लाइक दिस, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अभी ब्रीदिंग के बारे में जानना है. तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, दैट ब्रीदिंग पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ये दो पार्ट्स में मैंने इसको बनाया है. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व्स व्हाट? द फर्स्ट पार्ट में क्या है? द फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट, where you inhale the air. जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आप इनहेल करते हो फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स. ओके, फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वहां तक का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बेटा कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, यू नो वाई ब्रीदिंग इज नेसेसरी? बिकॉज थ्रू ब्रीदिंग वी इनहेल द ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अवर मेटाबॉलिक फंक्शंस. ठीक है, तो ये एक्सहेलेशन से क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला था हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, वो ब्लड कैपिलरीज में आता है, ब्लड कैपिलरी से लंग्स में आता है, लंग से एक्सहेल होके चला जाता है. ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट में कौन है? नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज द कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, सो दूसरा पार्ट है एक्सचेंजिंग पार्ट, वेयर व्हाट हैपेंस, द ऑक्सीजन व्हिच हैज बीन रीच्ड द एल्वियोलाई. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आता है. तो एल्वियोलाई में क्या होगा बेटा? ब्लड में और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपका आपने जो इनहेल किया था वो एल्वियोलाई में है. एल्वियोलाई आ रहा balloon like sacs, okay, which are present in 150 million in number, like 150 million, okay, alveoli रहते हैं in each lung. मतलब we have pair of lungs, no, we have pair of lungs. तो each lung में 150 million alveoli sac होते हैं. So these alveoli sac, they transfer the oxygen to blood capillary and they take up the carbon dioxide from the blood capillary. तो एक्सचेंजिंग पार्ट होता है एक, एल्वोलाई टू ब्लड, एंड फिर क्या होगा, ब्लड से बेटा टिश्यूज में जाएगा, वो भी एक्सचेंजिंग पार्ट में ही आता है, बट इंपॉर्टेंट इज एल्वोलाई टू ब्लड, दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये चीज हो गई कंडक्टिंग पार्ट में. अब आते हैं, तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा, द एयर ट्रांसफर्स. सो ऑक्सीजन विच यू हैव बीन, I won't say oxygen because it is a mixture of gases. उसमें नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. So that air which you have inhaled, which passes from nostrils to the terminal bronchiole, so that is conducting. Conducting मतलब पास होना, conducting मतलब बेटा passing.
ठीक है, सो पास और ट्रांसपोर्ट यू कैन से। ऑलराइट, देन फिल्टर्स एयर, आपको पता होगा, आप अगर पोल्यूशन एयर में चले जाओ, जैसे दिल्ली है, जैसे हमारा बैंगलोर है, वहां पे पोल्यूशन वाला एयर बहुत ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा, आप मास्क पहन सकते हो, दैट इज अ फिजिकल वन, बट आपकी बॉडी में नेचुरली एक फिल्टर है। तो वो क्या होगा बेटा, आपकी जो नॉस्ट्रल लाइनिंग होती है ना नेजल कैविटी में, फिर यहाँ पे सब जाने के बाद, सो दैट लाइनिंग कंटेन्स म्यूकस। उस लाइनिंग में म्यूकस होती है, द नेसल चेम्बर। वो म्यूकस क्या करेगी, ट्रैप करेगी आपके कुछ भी डस्ट पार्टिकल हो तो। अब वहां पे ट्रैप हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब अब वो निकालते हैं ना ऐसे से, बच्चे उंगलियां ऐसे से करके हैं, ऐसे जो करते हैं, यू नो, सो दैट इज दैट म्यूकस विच हैज ट्रैप्ड द डस्ट। ओके, ऐसे मत उई मत करना, आप सभी करते हैं भाई। अब कौन ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने नाक में उंगली डाल के म्यूकस बाहर ना निकाला हो। ओके, अगर वो ऐसा नहीं किया तो शायद वो एलियन होगा। ओके, चलो ठीक है। तो अभी उसको पास करके हम लोग चले गए ट्रेकिया में। तो मैंने आपको बताया था ट्रेकिया में भी क्या होते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो सीलिएटेड सेल्स हैं तो वहां पे सीलिया होगा। तो वो क्या होंगे, अगर कुछ भी डस्ट है तो उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। जब वो बाहर निकाल के फेंकेंगे तो आपको थ्रू स्नीज, मतलब जो छींक आती है ना, एक्चुअली, तो वो स्नीज के थ्रू डस्ट बहुत सारा बाहर निकल जाता है। तो कंडक्टिंग पार्ट में फिल्टर होता है। एंड देन वार्म्स, मैंने बताया ना, आप अगर कश्मीर में हो या कोई अंटार्कटिका में हो तो बाहर की हवा माइनस में है, आपका बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम है, तो वो आपको इतना ठंडी हवा लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है मतलब इट्स नॉट गुड। तो आपकी नेजल चेम्बर में नेसल कॉन्के होते हैं। ओके, आपके नेजल चेम्बर में यहाँ पे नेजल कॉन्के होते हैं, दे हेल्प इन वार्मिंग द एयर। इसके बाद होती है ह्यूमिडिफिकेशन, दे प्रोवाइड मॉइस्चर। अब ये देखा होगा बेटा, ठंड में क्या होता है ना, ठंड में जो है ना नाक सूख जाती है, जैसे ऐसा लगता है कि पूरा गला सूख गया, नाक सूख गया। ओके, तो ये क्यों होता है? ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर। तो इसीलिए आपकी बॉडी ना कंटिन्यूअसली ट्राई करती रहती है कि ह्यूमिडिफाई करने के लिए, मॉइस्चर ऐड करने के लिए, वार्म करने के लिए, ताकि आपको इजी हो फील। ओके, इजी फील करो, आप इतना डिसीज मत फील करो। ओके, इसीलिए इतना होता है आपके कंडक्टिंग पार्ट में। एंड नाउ दिस इज एन एक्सचेंजिंग पार्ट वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था बेटा, लंग्स आर इन पेयर, वो पेयर में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक चेम्बर। व्हाट इज थोरैक्स? आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सर्विक्स के नीचे जो थोरैक्स चेम्बर आता है, वहां पे उस थोरैक्स वर्टिब्रल कॉलम के सामने आएगा आपका रीजन, उसको हम कहते हैं थोरैक्स रीजन। तो उस थोरैक्स रीजन में लंग्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो दो लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, एंड यू हैव सीन हियर, तो ईच लंग, ओके, तो ईच लंग, अगर राइट लंग है तो उसमें 3 लोब्स होंगे, लेफ्ट लंग है तो उसमें 2 लोब्स होंगे। ठीक है, एंड दिस लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय लेयर्स, वी कॉल देम एज प्लूरा। बाहर वाले लेयर को हम बुलाते हैं पैराइटल, इनर वाले लेयर को हम बुलाते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड होती है जो इनके बीच की फ्रिक्शन अवॉइड करती है एंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और क्या मैंने आपको बताया था, जो राइट वाला है वो शॉर्टर है, ब्रॉडर है, 3 लोब्स हैं। लेफ्ट वाला लंबा है, पतला है। ओके, राइट वाला छोटा मोटा है, लेफ्ट वाला पतला लंबा है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब बेटा जो कंडक्टिंग पार्ट है वो कैसे कंडक्ट करेगा, पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब आपका जो इसको कहते हैं ना, यहाँ पे नकपड़ी कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है नेसल चेम्बर में, एंड देन वहां से नेसोफैरिंग्स में जाएगा, फिर फैरिंग्स, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। अब इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा बेटा, दिस विल गो इनटू द ट्रेकियल पाइप। तो ट्रेकियल पाइप में जाने से पहले वहां पे मैंने बताया था ट्रेकिया का एक ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप भी होता है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। ओके, दैट एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ हेयरलाइन कार्टिलेज। ठीक है, तो अब ट्रेकिया चला गया, तो ट्रेकिया से हमारा ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होता है। तो ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस, देन एट द लास्ट वी गेट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो यहाँ पे देखा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारा है कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्वियोलाई। तो इसके बीच में यहाँ पे थोड़े डक्ट्स आते हैं। ओके, डक्ट मतलब इट्स नथिंग बट पाइप। आपके बायोलॉजी में आप जहां पे भी वर्ड डक्ट समझते हो ना, सुनते हो, तो वो पाइप है बेटा, वहां से कुछ ना कुछ गुजरता है। अब मेमोरी ग्लैंड्स में मेमोरी डक्ट होते हैं,
लंग्स में एल्वुलर डक्ट होते हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही आप देखते जाओ तो किडनी में, ओके, वहां पे भी बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो होता है, पाइपलाइंस होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ जाता है। तो अल्टीमेटली वी सी द एल्वुलाई, ठीक है। तो एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था बेटा, हम लोगों ने ब्रीदिंग प्रोसेस को कैसे होता है वो स्टार्ट किया था। देख के डरना नहीं, स्लाइड देख के डरना नहीं, मुझे सुनो, मुझे देखो, एंड स्लाइड को भी थोड़ा थोड़ा देखो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होता है। एक इनहलेशन जिसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं, एक एक्सहेलेशन जिसको एक्सपिरेशन भी कहते हैं। इनहलेशन मतलब अंदर हवा लेना, एक्सहेलेशन मतलब बाहर हवा निकालना, ठीक है। अब इनहेलेशन में आप एक निमोनिक याद रखोगे, दैट इज यूएफओ। यूएफओ पता है ना, जो एलियंस हैं वो यूएफओ में आते हैं, ओके। तो अब यूएफओ याद रखो इनहेलेशन के लिए। मतलब क्या है मैम, मैम ये होता है इनहेलेशन में यूएफओ मतलब आपका जो रिब एरिया है, वो रिब एरिया जो है ना, वो अब जब सांस लेते हो आप लो बेटा, ओके। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग इज यू टेक ब्रीथ इनसाइड, देखो आप इसे सांस लोगे ना, ओके, आप जिसे सांस लोगे तो क्या होगा, आपका जो चेस्ट एरिया है वो अपवर्ड जाएगा, ओके, अपवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, एंड ऐसा लगता है कि ऐसे बाहर निकला, आपका लंग ऐसा बाहर की तरफ थोड़ा मूव हुआ। तो इसको कहते हैं अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटसाइड। तो ये कहाँ पे हो रहा है मैम, ये कहाँ पे हो रहा है, ये बेटा हो रहा है हमारे लंग्स में, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, वहां पे कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं ये हम देखेंगे बेटा। पहले तो रिब्स इन्वॉल्व हैं। रिब्स आर व्हाट बेटा, यू कैन टच एंड फील, मतलब ऐसे पीछे से टच करो तो ज्यादा फील होता है, ओके। तो पीछे से आप फील करो तो ऐसे करके बोन्स होते हैं, ओके। यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दीज आर दोज रिब्स, ओके, रिब्स के बोन होते हैं। एंड फ्रंट में दोनों रिब्स को मिला के बीच में एक पॉट होता है जो कहते हैं हमको स्टर्नम, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। मैंने बोला था ना, स्टर्नम जो है वो बोथ लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। रिब्स पूरा जो वो थोरैसिक चेम्बर है उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो रिब्स में होगा यूएफओ। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो रिब्स है ना, जो बोन से बने हैं, इनका मूवमेंट कराना इजी नहीं है, वो सिंपली मूव नहीं करते। बोन्स को मूव कराने के लिए हमेशा उसके साथ जुड़े हुए स्केलेटल टिश्यूज की जरूरत होती है या फिर मसल्स की जरूरत होती है। तो रिब्स के बीच में एक टाइप का मसल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, मतलब रिब्स के बीच बीच में होता है बेटा वो। अब रिब्स है तो रिब्स के बीच में होता है, ये होता है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब ये इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व है। फिर डायफ्राम, आपको पता होगा, आप जब भी एक ड्रॉ करते हो ना, आप कैसे ड्रॉ करते हो, जैसे समझ लो यहाँ पे एक लंग है और यहाँ पे एक लंग है और नीचे आके ऐसा एक लेयर होता है, ओके। दिस डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ऐसे दुनिया में कोई भी मैमल नहीं है जिसमें डायफ्राम ना हो, ठीक है। डायफ्राम हर मैमल में होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये, लंग्स के नीचे एक थिन लेयर जैसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सा सिस्टम में, ठीक है। तो अब रिब्स में क्या हो रहा है, यूएफओ हो रहा है, ओके, बाहर की तरफ, फॉरवर्ड एंड देन आउटसाइड। तो अब क्या होगा, उसके अलावा क्या हो रहा है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लो सांस अंदर लो, सांस अंदर लो, मुझे दिख नहीं रहा बट आई एम इमेजिनिंग दैट यू डूइंग इट, ओके। सांस अंदर लो। तो क्या होगा बेटा, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड जो डायफ्राम है वो फ्लैटन होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा रहता है, डूम शेप में रहता है, ठीक है। तो इनहेलेशन में यूएफओ हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम फ्लैटन होता है। एक्सेलेशन में क्या होगा, आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। अब तुम हवा छोड़ो, डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड इनसाइड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं एंड जो डायफ्राम है वो डूम शेप में वापस आ जाता है। मतलब वो इनिशियली डूम शेप ही रहता है, जब हम हवा लेते हैं तो फ्लैटन हो जाता है, अब वो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आता है, दैट इज डूम शेप, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, ओके। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम इतना आसानी से इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। बेटा राज दो ही पॉइंट्स हैं, जो ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है ना, इसमें दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पहला प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। हमेशा जो हवा है ना वो बाहर की मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, लाइक फ्रॉम हाई प्रेशर
टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर हमको हवा लेना है, अगर हमारे अंदर लंग्स में हमको हवा लेना है, मतलब इनहेल करना है, तो हमारे लंग्स में हमको प्रेशर कम करने की जरूरत है। जब हम हमारे लंग्स में प्रेशर कम करेंगे तब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा एयर का, तो बाहर से अंदर हम लोग आराम से ले सकते हैं, इनहेलेशन कर सकते हैं। अब इनहेलेशन करने के लिए मैंने बोला प्रेशर कम चाहिए। मैम प्रेशर कैसे कम करें? प्रेशर कम करने के लिए हम लोगों को वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ओके मतलब जो लंग्स की वॉल्यूम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैम लंग्स की वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? लंग्स की वॉल्यूम ऐसे बढ़ाएंगे, जब आप सांस लेते हो ना तो जो आपका रिप का मूवमेंट होता है ना, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड आउटसाइड, फिर आपके इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम फ्लैट होता है, तो इससे क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी आपके लंग्स की, मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ एयर मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर नहीं बना, लोअर प्रेशर बनाने के लिए हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे इनहेलेशन में। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा? अब हमको अगर हवा बाहर छोड़नी है तो आपको पता है हमेशा एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर या फिर हमारे थोरैक्स चेंबर के अंदर हमको लंग्स के अंदर क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है। तो अब हमारे अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम को कम करेंगे। वॉल्यूम जब कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना बेटा। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, एक सेकेंड, ये समझो ये कोई कवर है, ठीक है, ये कोई कवर है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं। अगर इसका मुझे क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो मैं इसका वॉल्यूम कम करूंगी ऐसे। इसके लिए मैं आपको, अब मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो, मेरे पास अगर कुछ खाली प्लास्टिक होता तो मैं आपको बताती। आप क्या करोगे बेटा, आप ना वॉल्यूम करने की, कम करने के लिए आप प्रेशर डालते हो उसमें। जब प्रेशर डालते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, अल्टीमेटली हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसीलिए तो आपको प्लास्टिक कवर फट करके फूटता है ना, जैसे गुब्बारे की तरह, ठीक है। अब हमारे सिस्टम में तो वैसे फटने के लिए चांस नहीं है, क्यों? हमारे पास नॉस्ट्रिल्स हैं, हवा बाहर जा सकती है। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम कम करने से अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर से बाहर की तरफ हवा जाएगी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, दो प्रिंसिपल से चलता है। एक हमेशा याद रखो, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, प्रेशर हमेशा वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें याद हो गई आपको। अब आपको हवा बाहर से अंदर लाने के लिए प्रेशर कम करना है, अंदर से हवा बाहर भेजना है तो अंदर प्रेशर ज्यादा करना है। अब प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए आप इनवर्सली वॉल्यूम को उस तरीके से एक्ट करा सकते हो। ओके, प्रेशर कम करना है वॉल्यूम को बढ़ा दो, प्रेशर ज्यादा करना है वॉल्यूम को कम कर दो। बेटा आप एक प्लास्टिक कवर मिलाना तो उसको आप कोशिश करो, ठीक है, गुब्बारे की तरह फूको, फिर उसको दबाते जाओ, ज्यादा दबाओ उसको, फिर हलने के लिए जगह नहीं रहेगी, वो बाहर आ जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल इज दिस ओनली बेटा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने देखा ना, दिखाया ना आपको आयशा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरा, प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। अब अगर आप इस प्रिंसिपल, इन दो पॉइंट्स को याद रखोगे ना, आपको कभी भी एक्सेलेशन और इनहेलेशन में डाउट ही नहीं रहेगा। इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। अब चलो इन पॉइंट्स को देखो आप, ओके। अब इंस्पिरेशन क्या है? एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग, सबको पता है, इनहेलेशन। एक्सपीरेशन क्या है? हवा हमारे लंग से एयर को बाहर देना। अब देखो बेटा, अब आप ये देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे, मैंने वो तो आपको बता दिया है ना, रिब्स इन्वॉल्व थे, फिर इंटरकोस्टल मसल्स एंड देन डायफ्राम। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इंस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है, ठीक है, वो फ्लैट होता है, ओके। तो अब ये फ्लैट होगा
इसके अलावा और क्या होगा, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा प्लीज रिमेंबर, इंटरकोस्टल मसल्स में भी दो लेयर्स होते हैं, एक बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो अंदर की लेयर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल। जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प होती है ना वो एक्सटर्नल से होता है। ओके, नॉर्मल जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करता है। जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कपालभाति जो पतंजलि का वो बाबा जी करवाते हैं ना, वो फोर्सफुल, तो वहां पे इंटर कोस्टल मसल, मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वहां पे काम आती है फोर्सफुल में। नॉर्मल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम आती है। अब इंस्पिरेशन हो रहा है तो दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, हमारा जो वॉल जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम कराने की कोशिश कर रहे हैं ना अंदर। अब बाहर से हमको अंदर हवा लेना है तो हमारे लंग्स में हमको क्या चाहिए, प्रेशर कम चाहिए। लंग्स में हमको प्रेशर कम चाहिए। प्रेशर कम कराने के लिए हम लोग वॉल्यूम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम किस किस डायरेक्शन में बढ़ेगा बेटा, अब हम इंसान ऐसा है तो ये फ्रंट वाला पोर्शन को हम कहते हैं डॉर्सल पोर्शन। ओके, ये फ्रंट वाला जिस तरफ मुंह है, माउथ है, वो डॉर्सल है। जब पीठ की तरफ है, सॉरी सॉरी, ये वेंट्रल है। माउथ की तरफ वाला पार्ट वेंट्रल है बेटा, जो पीठ की तरफ वाला पार्ट है वो डॉर्सल है। ठीक है, इसको याद रखो आप। मतलब जो ऐसा सामने होता है ना वो वेंट्रल है, जो पीछे होता है वो डॉर्सल है। मेरा जो ये पेन और ये जो राइटिंग पैड है ना, पता नहीं इसको शायद ऐसा लगता है कि इट इज पोजेस्ड बाय सम इविल स्पिरिट। पता नहीं क्या इसकी परेशानी रहती है भाई, हमेशा शांति से काम ही नहीं करने देता। ठीक है, सामने वाला वेंट्रल पार्ट, पीछे वाला डॉर्सल। अब ये ऊपर वाले को हम कहते हैं एंटीरियर और नीचे वाले को हम कहते हैं पोस्टीरियर। जब हम वॉल्यूम ज्यादा करा रहे हैं, तो यूएफओ होगा, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटसाइड। तो इससे क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज होगा एंड डॉर्सो वेंट्रल इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लो ना, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ओके, एंटीरो मतलब यहां से यहां तक का जो एक्सिस है वो भी बढ़ता है, एंड जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों जब बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर कम करवाना है। प्रेशर कम करवाने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड होंगे, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा। प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर ज्यादा है ना, एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर ज्यादा है। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बताया, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जब बढ़ा, जब लंग्स एक्सपैंड हुए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, हमारे लंग्स में प्रेशर कम था, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा मूव करी। दिस इज एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपको एक्सपीरेशन में क्या करना है, अंदर की तरफ आपको प्रेशर बढ़ाना है। ओके, लंग्स में आपको प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम को कम कराना है। ठीक है, आप वो कैसे करेंगे बेटा, आप यूएफओ का ऑपोजिट मतलब रिलैक्स करेंगे। ओके, डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड इनसाइड मूवमेंट ऑफ रिब्स होती है। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स होगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम में डायफ्राम फ्लैट हुआ था ना, अब वो डूम शेप में जाएगा, ऐसा जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ऐसे करके फ्लैट हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोरैक्स रीजन जो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे एक्सपैंड हुआ था, अब वो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, मतलब वो भी रिलैक्स हो जाएगा। थोरैक्स रीजन, जो थोरैक्स कैविटी है वो भी रिलैक्स हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, रिलैक्स होने से जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। जैसे वॉल्यूम कम हो जाएगी, हमारे पास जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा एयर का, तो एयर हमारे लंग्स से, ओके, एयर हमारे लंग्स से बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर जाएगी। इससे होता है एक्सपीरेशन। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन, उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होते हैं। जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन या फिर फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है तो वहां पे क्या होते हैं बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल मसल्स भी यूज होते हैं। याद रखो, अभी जो ये जो रामदेव बाबा है ना, ये जो कराते हैं ना कि हाँ भाई तुम कपालाभाति करो, तुम्हारे को बेली फैट है तो वो कम हो जाएगा। कैसे कम होता है बेटा? इट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब आप कपालाभाति करते हो ना, तो आपके जो पेट के मसल्स हैं वो एक्टिविटी में आते हैं। तो इवेंचुअली आप वहां के मसल्स को एक्टिविटी दे रहे हो, तो आप उनको क्या करा रहे हो, फिट करा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज एक्सपिरेशन एंड इनहेलेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आई विल गारंटी यू नीट में यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन लिख के ले लो, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मैं आपके नाम कर दूंगी, आप साइन करवा लो मेरे से। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो वॉल्यूम में आएगा, या तो कैपेसिटीज में आएगा, या तो मैच द फॉलोइंग टाइप में आएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आएगा, लेकिन आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा पहली चीज, ये पहली चीज, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। ओके, शायद मैंने वो हटा दिया, कोई बात नहीं। ओके, चलो मैम प्लीज एक्सप्लेन एक्सपिरेशन अगेन, बट आई हैव टेकन इनफ टाइम, बट स्टिल बेटा एक्सपिरेशन में क्या होता है, सी एक्सपिरेशन मतलब क्या, हवा को बाहर निकालना। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब हमको हवा बाहर निकालना है तो हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है। ओके, तो करना है हमको ऐसा। अब हमारे अंदर लंग्स में प्रेशर ज्यादा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बेटा आप ऐसा मत समझो मैडम आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो या फिजिक्स, बेटा याद रखने के लिए इजी होगा ना, वरना आप भूल जाओगे, अरे कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, कब वॉल्यूम कम होगा, कब वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये आप ऐसे अब्रप्टली याद रखने से आपको मैकेनिज्म की तरह आप याद रखो। ठीक है, प्रेशर ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। जब आप लंग्स में वॉल्यूम कम कैसे होगा, आप हवा छोड़ते हो तो जो भी आपका यूएफओ जो हो रहा था इनहेलेशन में, रिप्स, वो अब रिप्स क्या करेंगे, बैकवर्ड मूवमेंट जाएंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट जाएंगे एंड इनवर्ड जाएंगे। तो आपकी जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो है था ना, वो डिक्रीज होने लगता है। जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस जो है, मतलब यहां से यहां को एंड यहां से यहां को, ये डिक्रीज होने लग जाता है इन द एक्सपिरेशन। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर अंदर बढ़ेगा हमारे लंग्स में। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हवा कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। ठीक है, आप नीचे वाला जो है ना, वहां पे मत सोचना, जो सलमान खान का डायलॉग था वहां पे मत जाओ, एक ही वे से बाहर आएगा। ठीक है, तो वो वे है हमारा नेसल कैविटी। तो अब क्या होगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा तो हवा सीधे नेसल चेंबर के थ्रू बाहर जाएगी। इसी को हम कहते हैं एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम में। ओके, तो पहला चीज है बेटा टाइडल वॉल्यूम। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? अब तुम ना देखो, नॉर्मल हवा सांस लो। ठीक है, नॉर्मल मेरे साथ आप एक्सरसाइज करो तब समझ में आएगा। नॉर्मल सांस करो। ओके, नॉर्मली हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ना, तो जो नॉर्मली ब्रीथ करते हैं आइदर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इसको हम कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल हो रहा है। ओके, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ओके, तो अगर इंस्पायर हो रहा है तो वो 500 ml होगा, या फिर एक्सपायर हो रहा है तो 500 ml। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक्सहेलेशन इनहेलेशन मिला के 500। नहीं बेटा, आप नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो तो 500 ml, नॉर्मल इनहेल कर रहे हो तो 500 ml। ठीक है, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल सांस लेना। ठीक है, नॉर्मल सांस लोगे तो टाइडल वॉल्यूम। अब आप क्या करोगे, अब आपको बाबा रामदेव की रूह आपके आंख में घुस गई, आपके बॉडी में घुस गई। अब आप बोलोगे मैं कपालाभाति करूंगा। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बेटा, नॉर्मल इनहेल करो,
टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेल इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आप नॉर्मल बाहर भी काढ़ो वो भी टाइडल वॉल्यूम ही है। नॉर्मल एक्सहेलिंग इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेलिंग इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया ना, नॉर्मल ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में 500 ml, एक्सहेलेशन में 500 ml, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, इट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आता है बेटा दूसरा, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV कहते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंटल एयर। मैम ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? लुक, नॉर्मल ब्रीथ किया, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल आप इंस्पायर कर रहे हो, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, आपने नॉर्मल ब्रीथ किया बेटा, आपकी मेस में कुछ एकदम से अच्छा पक गया था, समझो गुलाब जामुन बन रहे हैं, आपको खुशबू आ रही है, आप क्या करोगे, नॉर्मल ब्रीथ किया और खुशबू अंदर लेने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग मोर एनर्जी, सॉरी नॉट एनर्जी, मोर एयर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नॉर्मल ब्रीथ किया, फिर आपने और ज्यादा ब्रीथ किया, तो वो आपकी जो बॉडी में जो और ज्यादा आप ले रहे हो, दैट फोर्सफुल इनहेलेशन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या बताया है डेफिनेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एडिशनल वॉल्यूम मतलब किसके साथ एडिशनल, टीवी तो होना ही होना है, अगर टीवी नहीं हो रहा तो समझो बंदा मर गया, लोग सुधार गया, ठीक है। तो टीवी होना ही होना है, इधर नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टीवी के साथ एडिशनल, समझ रहे हो, टीवी के साथ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर फोर्सफुली, ठीक है। अब जैसे समझो टीवी, नॉर्मल टीवी लो, ओके, तो टीवी के बाद वाला जो पोर्शन है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टीवी तक हो गया। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊंगी, देखो बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी ना, तो इस ग्राफ में समझो ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होते रहता है, ओके। तो हम ऊपर वाले जाने वाले को इनहेलेशन कहते हैं, नीचे आने वाले को एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इस पार्ट को हम कहते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम तो आपने लिया, इसके साथ साथ आपने और ज्यादा सांस ली ऊपर तक, ठीक है, और ज्यादा आपने सांस ली, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मींस आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा यहाँ पे, व्हाट डू यू सी हियर, तो यहाँ पे टीवी के साथ साथ आपको जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो आप फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो, वो आपकी वॉल्यूम है, ओके, दैट इज वॉल्यूम। टीवी जितना भी आपने, अब लेके ऐसे रुको आप, ये आपकी वॉल्यूम है जो आपने अंदर लिया है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लीमेंटल एयर, ओके। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है मैम, नियरली 2500 ml से लेके 3000 ml तक की कैपेसिटी एक नॉर्मल इंसान में होती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने की, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर सप्लीमेंटल एयर। मैम ये क्या है, अब मेरे साथ करो, टाइडल वॉल्यूम, ओके, हवा छोड़ो, नॉर्मल हवा छोड़ो, हवा छोड़ी नॉर्मल, अब फोर्सफुल हवा छोड़ो, अब समझ लो आप कोई रास्ते से गुजर रहे थे, एकदम गंदी स्मेल आ गई, आपको क्या लगा है, अरे भाई जो भी सांस लिए बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो फोर्सफुल तरीके से जो अंदर ली थी थोड़ी बहुत भी हवा वो बाहर निकाल दो, तो नॉर्मल एक्सहेलेशन, ओके, नॉर्मल टीवी हो रहा है, नॉर्मल एक्सहेलेशन ऑफ टीवी। उसके बाद जितनी भी हवा ली थी सारी बाहर निकाल दी, ठीक है। तो टीवी के साथ, टीवी मतलब यहाँ पे एक्सहेलेशन टीवी, ठीक है। सो एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन होने के बाद जितना भी आपने एडिशनल हवा बाहर निकाली है ताकि बदबू बाड़ी से निकले आपकी, वो है बेटा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका कैपेसिटी कितना है, 1000 से लेके 1100 ml, इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटल एयर, ठीक है। टीवी नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर नॉर्मल एक्सहेलेशन, वो टीवी है, टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप एक्सेस कितना कर सकते हो इनहेल, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप एक्सेस कितना एक्सहेल कर सकते हो, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम में आपको क्या याद रखना है, आपने समझो बेटा टीवी कर लिया, ओके, आपने टीवी कर लिया, ठीक है, टीवी करने के बाद आपने ERV भी कर लिया, ओके, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर लिया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या, नॉर्मल एक्सहेल
फोर्सफुल एक्सहेल, फोर्सफुल एक्सहेल भी कर लिया। अब आप जितना चाहो उतना फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद भी आपके लंग्स में थोड़ी हवा बच जाती है। ओके, थोड़ी हवा आपके लंग्स में रह जाती है। उस रिमेनिंग हवा को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब क्या, नॉर्मल टीवी एक्सहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल किया, फिर फोर्सफुल भी एक्सहेल किया, करने के बाद थोड़ी हवा हमेशा रह जाती है आपके लंग्स में, मतलब आपके एल्वियोलाई में। वो क्या करेगा, आपका थोड़ी बहुत रेसिडुअल वॉल्यूम बचा के रखता है। मतलब इट इज अ रिमेनिंग वॉल्यूम। मतलब ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, ये कभी भी आपके लंग्स से बाहर नहीं जा सकती। ये कभी भी इतनी वॉल्यूम, मतलब 1000 से लेके 1200 ml का जो हवा है, ये कभी भी आपके बॉडी से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा अंदर रहना है। मैम क्यों अंदर रहता है? क्योंकि इसको जरूरी है कि ये जो एल्वोलाई है उनको श्रंकन ना होने दें, उनको उसके शेप में मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो एल्वोलाई के शेप मेंटेन करके रखने के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा होता है, प्रेजेंट होता है, जो कभी भी लंग्स के थ्रू बाहर नहीं जाता। इतना समझ में आ गया आपको? ये 4 चीजें समझ में आ गई। टाइडल वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या है? आप लोग क्या कर रहे हो, पहले टीवी किया, फिर आईआरवी। ओके, तो अब ये जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो ना, इसमें आप एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो बट यहाँ पे नॉर्मल एक्सलेशन हो रहा है। ओके, नॉर्मल एक्सलेशन हो रहा है। कहाँ पे? आईआरवी में। आईआरवी में पहले क्या किया? टीवी, आईआरवी, नॉर्मल एक्सहेल। ठीक है, ये होता है आईआरवी। फिर ईआरवी में क्या होगा? नॉर्मल एक्सहेल, फोर्सफुल एक्सहेल, बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब नॉर्मल इनहेल। तो आप याद रखो यहाँ पे, जैसे हैशटैग बना के लिख लो यहाँ पे, नॉर्मल इनहेल। ठीक है, ये नॉर्मल इनहेल। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल टीवी किया, ओके, टाइडल वॉल्यूम, ओके, नॉर्मल एक्सहेल, फिर फोर्सफुल एक्सहेल, ईआरवी, फिर इसके बाद बेटा, इसके बाद जितनी भी आपके पास हवा बची है जो कभी भी आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलती, वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देयर इज अनदर वर्ड दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? आपने क्या किया, यहाँ पे देख लो पहले सेंटेंस, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब आपने टीवी किया बट आप ईआरवी करना नहीं चाह रहे। ओके, टीवी क्या मतलब, बेटा आपने नॉर्मल ब्रीथ किया बट आप ईआरवी नहीं करना चाह रहे, यू डोंट वांट टू डू फोर्सफुल एक्सहेलेशन, बट आपके पास कैपेसिटी कितनी है? आप टीवी के साथ साथ आप ईआरवी भी कर सकते हो, आप ईआरवी भी कर सकते हो, आप आरवी भी, आपके पास कैपेसिटी है, रेसिडुअल वॉल्यूम की भी आपके पास कैपेसिटी है, ईआरवी एक्सटर्नल, सॉरी, एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम की भी आपके पास कैपेसिटी है, बट ये आप करना नहीं चाह रहे। ओके, सिर्फ टीवी में रुक जा रहे हो। दैट इज, वो जो कैपेसिटी है आपकी, जहां पे आप आरवी भी कर सकते थे, जो ईआरवी भी है, तो उसको हम कहते हैं बेटा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपायर किया तो कितनी आपके पास कैपेसिटी बची? एक आरवी, एक ईआरवी। ओके, आप नहीं करना चाह रहे भाई फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आपको गंदी स्मेल नहीं आई, आप नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो, अपने आप नॉर्मल एक्सहेल किया, तो आपके पास कैपेसिटी कितनी बची? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ईआरवी प्लस आरवी। रेसिडुअल वॉल्यूम एक कैपेसिटी है, उसके अलावा फंक्शन जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी थोड़ा अमाउंट आपके पास कर सकते थे आप, लेकिन किया नहीं, तो दोनों को मिला के आपके पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है विच इज एफआरसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज। और इसकी कितनी है बेटा कैपेसिटी? 220, 100 टू 2300 ml की कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है? ओके, वाइटल कैपेसिटी क्या है बेटा? अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, दिस इज टीवी। ओके, अब मेरे साथ करो बेटा, तुम मेरे साथ करो, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल टीवी। ओके, अब फोर्सफुल इनहेल, आईआरवी। ओके,
अब क्या करोगे, फोर्सफुल एक्सहेल, नॉर्मल टीवी किया, नॉर्मल इनहेल, फिर फोर्सफुल इनहेल, अब फोर्सफुल एक्सहेल, ईआरवी। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या क्या किया बेटा, आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की, टीवी की, इसके बाद फोर्सफुल इनहेलेशन किया, बाद में फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया। तो इतना तीनों करने के बाद जो आपको मिला उसको हम कहते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सो वाइटल कैपेसिटी मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद इन, okay, after forced expiration, or the volume of air that can breathe out after the forced inspiration। देखो बेटा ये इसको तुम हटाओ, ओके, ये जो डेफिनेशन है उसको हटाओ। टीवी लिया, आईआरवी किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसको हम कहते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। आई होप इट इज अंडरस्टूड, ये आपको अभी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे चीजों पे। तो ये क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बेटा देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईआरवी, ओके, एंड आईसी। ओके, आईआरवी एंड आईसी। तो आईआरवी क्या है बेटा, आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। ओके, ये वॉल्यूम है, ये आपकी कैपेसिटी है, मतलब आप कितना वॉल्यूम रख सकते हो, कितनी एबिलिटी है वॉल्यूम रखने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, ओके, जितनी आपने एयर ली, ओके, सो वो हुआ आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको हम कह रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बेटा मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, आपने जो अभी ली है हवा, ओके, आपने जो अभी ली है हवा, मतलब जो आपने टीवी किया एंड फिर आईआरवी किया, ओके, तो अब ये आपने किया तो आपकी बॉडी में कुछ कैपेसिटी थी ना, हवा लेने की कैपेसिटी थी, तो इसीलिए आपने तो आपने टीवी और आईआरवी लिया, तो उस कैपेसिटी को हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बट इसमें आपको याद क्या रखना है, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, तो इसकी जो वॉल्यूम है उसको रखने की जो कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड। ओके, मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी एक्सपायर हो सकती है, टीवी टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर होगी, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इतनी वॉल्यूम जो एक्सपायर होने वाली है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, ओके, इसकी जो कैपेसिटी है इसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, वो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर हो गया। ओके, ये कैपेसिटी है बेटा, वहां पे वॉल्यूम था, वॉल्यूम इज अमाउंट, कैपेसिटी इज द एबिलिटी। ठीक है, चलो नाउ इस इज लास्ट, ये लास्ट है, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आएगा ये मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये मैं लास्ट में बताऊंगी, इससे पहले तुम ये ग्राफ देखो। अब इस ग्राफ को देख के आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो समझो बेटा ये टीवी है। ठीक है, ये टीवी है। अब आपने क्या किया, इंस्पायर किया, ओके, इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेशन, फिर एक्सलेशन। एक सेकेंड बेटा, उसको दिखाने से अच्छा है मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे गया, ये इंस्पिरेटरी है, फिर वापस आएगा ये एक्सलेशन। तो आइदर इनहेलेशन हो एक्सलेशन हो, इसको हम कहते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने टीवी लिया, ओके, टाइडल वॉल्यूम किया, अब आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, आईआरवी। ओके, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो इसको हम कहते हैं आईआरवी। ठीक है, तो फोर्सफुल आपने हवा ली, आईआरवी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब हम करते हैं, अब आपने क्या देखा, अब टीवी ली, ओके, मतलब टीवी में एक्सलेशन किया। अब एक्सलेशन करने के बाद आप फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हो, तो फोर्सफुल एक्सलेशन को हम कहते हैं ईआरवी, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल टीवी किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन टीवी, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन वो ईआरवी। अब आपने टीवी भी किया, ईआरवी भी किया,
नॉर्मल हवा छोड़ा, फोर्सफुल हवा भी छोड़ा, इसके बाद भी आपके लंग्स में कुछ हवा रह जाती है, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कभी भी आपके सैक्स से, एल्वियोलाई से बाहर नहीं जाएगी, आपके लंग्स से बाहर नहीं जाएगी, वो हमेशा लंग्स में रहती है। ठीक है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। मतलब अपने नॉर्मल टीवी किया, नॉर्मल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद भी आपके बॉडी में आरवी बचती है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बेटा, अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसको मैं कलर चेंज करूंगी वाइटल कैपेसिटी के लिए। वाइटल कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद इन, इंस्पिरेशन, फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग किया, फिर नॉर्मल एक्सहेलेशन, फिर फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया। ठीक है, तो आपने क्या किया? नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, फिर नॉर्मल एक्सहेलेशन, फिर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो ये जो टीवी है, तो अब आपको टोटल आपने क्या किया? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किया है ना, ये है बेटा वाइटल कैपेसिटी, जिसमें टीवी हुई, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल, फिर फोर्सफुल इनहेल फिर फोर्सफुल एक्सहेल, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हमने कह दिया वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी हो गया। अब समझो बेटा, अब समझो, आपको और क्या मिला था, और क्या आपको देखना है? टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, लास्ट में मैंने बताया ना कि लास्ट में बताऊंगी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, आपके लंग्स में कितनी कैपेसिटी है। आप आईआरवी भी कर सकते हो, आप टीवी भी कर सकते हो, आप ईआरवी भी कर सकते हो, आपके पास आरवी का भी है। तो जो इतना है, ये सारा बेटा आपका है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, यहाँ पे देख लो। टोटल लंग कैपेसिटी में आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी मींस व्हाट? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो जो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वीसी को आप कैसे लिख सकते हो? टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। तो वीसी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, इसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम भी है, ईआरवी भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। इसको हम कहते हैं टोटल लंग की कैपेसिटी। ठीक है, तो अब बेटा ये जो आपका ग्राफ है, मतलब ये जो आपकी ग्राफ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब मैंने और एक आपको चीज बतानी है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मैम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है बेटा? इसको मैं दूसरा कलर लूंगी। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए, व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम? नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, यहाँ पे समझो ये टीवी है, नॉर्मल एक्सहेल हुआ, नॉर्मल एक्सहेल हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्सहेल होने के बाद आपके पास क्या, कितना एक्सहेल करने की कैपेसिटी है? आप ईआरवी भी कर सकते हो, आप आरवी भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर रहे, यू आर नॉट चूजिंग टू फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, बट आपके पास कैपेसिटी है एक्सहेल करने की कैपेसिटी, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, बट आप फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते थे, लेकिन किया नहीं, बट एबिलिटी तो है, कैपेसिटी तो है। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन टीवी टाइडल वॉल्यूम के बाद ईआरवी प्लस आरवी को मिला के हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब लास्ट चीजें, दो चीजें बच गई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी क्या है बेटा? अब आपने क्या कह रहे थे? टाइडल वॉल्यूम को मिला दो प्लस आईआरवी को मिला दो, आपको मिल जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो आप इसको देखो बेटा, यूजुअली कैपेसिटी तो एबिलिटी होना चाहिए, बट आपकी बुक में वॉल्यूम भी कहते हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी के हिसाब से वॉल्यूम भी कहो तो गलत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब। ओके, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, इतना याद रखो बेटा, दिस इज मोर देन इनफ, आपके लिए इतना बहुत ज्यादा है। अब आप क्या करो, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, वो आप जाके पढ़ो, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर चीज की। ठीक है, चलो
तो अब एक लास्ट चीज यहाँ पे देख लो बेटा तुम, तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकाई इज नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। डेफिनेटली बेटा, क्योंकि इसको हमने कंडक्टिंग पार्ट कहा था, इसको हमने कंडक्टिंग पार्ट कहा था, है ना, तो डेफिनेटली ये गैसियस एक्सचेंज में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डेड स्पेस या फिर डेड एयर वॉल्यूम। ठीक है, अब आपका जो रेस्पिरेटरी साइकिल है, आपका जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन भी होती है, एक्सपिरेशन भी होती है। ठीक है, इंस्पिरेशन भी होगा, एक्सपिरेशन भी होगा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैंने जो आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, टीवी। ओके, टीवी क्या होगा, अगर टीवी इंस्पिरेशन का हो रहा है तो 500 ml, एक्सपिरेशन का हो रहा है तो 500 ml। तो ये किसके लिए है, एक ब्रेथ के लिए है बेटा, दिस इज फॉर वन ब्रेथ ओनली। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टीवी, ओके, तो वो 500 ml मैंने बताया था, इधर इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन, तो दिस इज फॉर ओनली वन ब्रेथ। बट आप एक मिनट में कितने टाइम आप सांस ले सकते हो, व्हाट इज योर ब्रीदिंग रेट। आप एक मिनट में 12 से 16 टाइम आप सांस ले सकते हो। सांस लेना मतलब इंस्पायर भी करो, एक्सहेल भी करो, दोनों करने के बाद आप एक मिनट में 12 से 16 टाइम आप कर सकते हो। तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी, क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट में, ओके, एक मिनट में अगर हाँ, एक मिनट में कितना वॉल्यूम, ओके, कितना वॉल्यूम का एयर आप ब्रीथ करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछेगा तो आप क्या करोगे, 6000 to 8000 ml। ओके, 8000 ml कब होगा, पर मिनट। ओके, पर मिनट अगर आप किसको ले रहे हो कंसिडरेशन, ओके, 12 टाइम ब्रीदिंग रेट फॉर 1 मिनट। अगर 12 टाइम का ब्रीदिंग रेट ले रहे हो, 12 टाइम्स का ब्रीदिंग रेट ले रहे हो एक मिनट के लिए, तो कितना ml आप ब्रीथ करोगे, यहाँ पे 6000 to 8000 ml का आप क्या करोगे, हवा का ब्रीदिंग करोगे, आपका ब्रीदिंग रेट होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लीटर्स में भी लिख सकते हो, 6 लीटर से लेके 8 लीटर तक की हवा आप ब्रीथ करोगे अगर एक मिनट में कह रहे हैं तो। ठीक है, अब हमने 12 मिनट का लिया तो, ठीक है, तो ये आपको याद रखो प्लीज, ये अपना याद रखना। देन कमिंग टू स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर और रेस्पिरोमीटर इज अ मशीन, ये एक टाइप का मशीन है जो आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करती है, मतलब आपकी रेस्पिरेटरी रेट कैसी है, बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी रेट को ये मेजर करती है। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है बेटा, आपकी जो स्पाइरोमीटर है ना, ये आपका आरवी जो रेसिडुअल वॉल्यूम था ना उसको मेजर नहीं करती, क्योंकि मैंने बताया जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो कभी भी आपके लंग से बाहर नहीं जाएगी, वो हमेशा एल्वेलाई में रहती है, क्योंकि एल्वेलाई का शेप बना रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इसीलिए उनका शेप बना रखने के लिए आरवी हमेशा लंग्स में होती है। तो अब वो जो आरवी हवा है, ये कभी भी आरवी को कभी भी स्पाइरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, आरवी को नहीं कर सकता, इसके अलावा बेटा एफ आरवी को भी नहीं कर सकता। क्यों बेटा, एफ आरवी मीन्स व्हाट, एफ आरवी को भी नहीं कर सकता, क्यों बेटा, एफ आरवी क्या था, एफ आरवी इज आरवी प्लस ई आरवी। अब एफ आरवी के साथ आरवी जुड़ा है ना, एफ आरवी के साथ आरवी जुड़ा है, तो ये भी मेजर नहीं होगा इन द स्पाइरोमीटर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। सो इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं वो मैं बेटा आपको कल की क्लास में करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे निकल गए बट क्या करूं मैं, देखो 55 का टाइम है, अभी 2 मिनट बाकी है ना, तो यहाँ पे ले लो, ये 2 वर्ड्स लिख के जाओ बेटा। सो व्हाट आर दोज वर्ड्स, लेट मी शो यू। ओके, टैकिपनोया, ओके, सो टैकिपनोया, और दूसरा ब्रैडिपनोया। तो आपको याद रखना है व्हाट इज टैकी, टैकी मतलब इंक्रीजिंग, नोया मींस ब्रीदिंग रेट। ओके, सो इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट को हम कहते हैं टैकिपनिया, एंड डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट को हम कहते हैं ब्रैडिपनिया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछ लेता है,
तो आपको स्पाइरोमीटर से क्या होगा एनालाइज, आप क्या एनालाइज करोगे, ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो सकता है या फिर कम। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको, उस बीमारी को या फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टैकिप्निया। अगर ब्रीदिंग रेट बहुत कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्राडिप्नोया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी एक्सचेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जो भी है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग वगैरह, ये मैं कल करवाऊंगी। अब तक जो भी पढ़ाया है जाके एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। कुछ भी डाउट है मुझे कल की क्लास में पूछना। और एक बात, क्या आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया है आपके क्लासेस में, स्कूल्स में? हैज दिस चैप्टर स्टार्टेड? ओके, आयशा कह रही है यस। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? बेटा मुझे ऑनगोइंग, ओके। और 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लासेस में गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, एंड फिर दैट ग्राफ करना है हमको, एंड थोड़े बहुत डिसीजेस। बस फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर 2 क्लास में। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के आना, एंड फिर कल मिलेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। नो, नो डाउट्स? ओके देन। Okay. Okay, beta, you can leave. You all can leave. Thank you for attending the class.